तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आप लोग कहानी सुनते हैं, मैं भी कहानी सुनाता हूँ और सम साहब भी कहानी सुनाते हैं, उस्मान भैया भी कहानी सुनाते हैं। तो प्रयास यही रहता है, खासकर मेरी कहानी सबसे लास्ट में आती है तो एक कोशिश ये करता हूँ कि जो कहानी अगर सम सर ने सुना दी या फिर उस्मान सर ने सुना दी तो फिर उसको ना सुनाऊँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, आपका वक्त ख़राब होगा, मेरा भी वक्त ख़राब होगा। एक ही कहानी को अलग अलग जगह आप क्यों सुनेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसी बातें दिमाग में आ जाती है कि फिर लगता है कि नहीं, इस कहानी को कुछ तो मैं बताऊं, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जो पूरी तरह सुलझ ही नहीं पाते। और आज की कहानी ऐसी एक कहानी जिस कहानी को आप चाहे जितनी बार चाहे जितने चैनलों पे सुनेंगे, कुछ ना कुछ आपको अलग लगेगा, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। और उसके पीछे वजह यह है कि ये कहानी अभी तक पूरी सुलझी भी नहीं है, अभी पूरे फैक्ट निकल के सामने नहीं आए। इस वजह से आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ और फिर आपको पूरी कहानी बताता हूँ। कहानी मेरठ की है। इस कहानी को आप लोगों में से 90 या 95% लोगों ने सुन रखा होगा कि कैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, फिर उससे शादी करता है, शादी करने के बाद फिर एक नए लड़के की एंट्री होती है, फिर एक लड़के की जान चली जाती है, तमाम चीज़ें। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी आपने सुना। लेकिन फिर एक सवाल निकल के सामने आया और ये सवाल अभी 2-3 घंटे पहले ही आया है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है और बाकायदा इस केस में उनका अहम रोल है, उनका कहना है। अब तक जो थ्योरी थी, इस थ्योरी के हिसाब से एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी, उसने और उसके प्रेमी साहिल ने, इन दोनों ने मिलके मुस्कान के पति यानी सौरभ का कत्ल किया। लेकिन अब जो कहानी निकल के सामने आ रही, उस कहानी के हिसाब से इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरी घटनाक्रम में 2 लोग और शामिल थे। और ये 2 लोग कौन थे, इनके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप कहानी का एक ओवरव्यू जान लीजिए। हो सकता है 5-10% लोग ऐसे हों जो इस कहानी को ना जानते हो, तो पहले आप थोड़ी बहुत कहानी जान लीजिए, फिर बताता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि 2 लोग का नाम और आ गया। कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। मेरठ में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सौरभ राजपूत। उम्र बामुश्किल, चूँकि इस टाइम इसकी उम्र 29 साल है, तो 9 साल पहले उसकी उम्र 20 साल होगी। 20 साल का लड़का वहीं रहा करता। साल 2016 में एक दिन वो घूमने निकलता है और घूमने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी। मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद दोनों ने वहाँ पे हाय हेलो किया। उसके बाद बातचीत शुरू हुई, ठीक ठाक बातचीत हुई। उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सोशल मीडिया का ज़माना था, एक दूसरे का सोशल मीडिया हैंडल इन्होंने ले लिया, खासकर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। उसके बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत होने के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने समझने लगे। जानने समझने के दौरान फिर ये हुआ कि दोनों प्यार कर बैठे। जब प्यार कर बैठे तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और उस टाइम अगर दोनों की उम्र की बात करें, और ये उम्र का फैक्टर बड़ा मायने रखता है, तो दोनों की अगर उम्र की बात करें तो अभी जो उम्र है सौरभ राजपूत की, उसकी उम्र आज के टाइम में 2025 में अगर 29 साल है, तो 2016 की बात है तो 16 4 20 5 ही 9 साल अब घटा दीजिए, तो सौरभ की उम्र 20 साल और मुस्कान की उम्र अभी जो है वो 26 साल है। तो मुस्कान की उम्र उस टाइम 17 साल थी। दोनों बालिग भी नहीं थे, एक था एक नहीं था। लेकिन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अब दोनों ने जब शादी का फैसला कर लिया तो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। सौरभ जो था वो राजपूत था, मुस्कान जो थी वो रस्तोगी थी। और आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग जगहों पे जाति को बड़ा मायने दिया जाता है। लोग अपनी जात के अलावा किसी और जात में शादी नहीं करना चाहते। अच्छा, जात छोड़िए, अपने अपने गोत्र तक को भी ध्यान रखा जाता है कि हम ये वाले राजपूत हैं तो इसी वाले राजपूत में शादी करेंगे, अगर दूसरा वाला है तो हम उल्टा विवाह नहीं करेंगे। तमाम फैक्ट होते हैं और लोग इसको मानते भी हैं। तो सौरभ के घर ने जब ये बात सुनी कि सौरभ उस लड़की से शादी करना चाहता है जो राजपूत नहीं है, घर वाले नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद उन्होंने कहा कि शादी नहीं हो पाएगी। इधर मुस्कान के घर वालों ने जब सुना तो वो तो राजी हो गए। अब सौरभ का पूरा मन था कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, इसके अलावा किसी और से नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा कि जाओ फिर कर लो, बस लौट के कभी मत आना। अब सौरभ ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा ठीक है, ठीक ठाक कमाता हूँ, अपना मैनेज कर लूँगा। इधर मुस्कान के घर वालों को पता चला कि जो सौरभ है वो मर्चेंट नेवी में है, तो उन्होंने कहा कि भाई वैसे भी लड़का बाहर ही रहता है,
क्या दिक्कत है, बढ़िया रिश्ता है, शादी कर दो। साल 2016 में परिवार के खिलाफ जाके सौरभ ने मुस्कान से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों एक किराए के कमरे में रहने लगे। इधर सौरभ के माँ बाप नाराज़ थे, भाई बहन नाराज़ थे, कोई बातचीत नहीं करता था। ये था कि भाई तुमने शान में बट्टा लगा दिया, बेइज्जती हो गई, तुमने राजपूत के अलावा किसी और जात से शादी कर ली, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। तो ना ही विधिपूर्वक शादी हुई, ना ही कोई बहुभोज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। परिवार वालों ने मतलब ख़त्म कर दिया। इधर दोनों ठीक ठाक तरीके से रहा करते। इधर मुस्कान की जो फैमिली थी वो लगातार बात भी करती। मुस्कान के माँ बाप जो थे वो सौरभ को ही अपना बेटा मानने लगे। ठीक ठाक ज़िंदगी इनकी चलने लगी। इसी दौरान फिर सौरभ की शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। जो मुस्कान थी वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद एक बिटिया का जन्म होता है। लेकिन चूंकि सौरभ जो था वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करता था। शुरुआत में ये लंदन के एक बेकरी में जॉब करता था, उसके बाद एक मॉल में ये मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद फिर वहीं रहने लगा। पत्नी इधर किराए के कमरे में अपनी बिटिया के साथ अकेले। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, कोरोना आया। कोरोना में लॉकडाउन लगा, जो जहाँ था वहीं रह गया। फिर कुछ महीने बाद ढिलाई हुई तो लोग अपने काम पे लौटे। इधर बच्ची भी बड़ी होती रही। इधर जो सौरभ था अपने लंदन वाली ज़िंदगी में ही मस्त रहा। फ़ोन पे बातचीत होने लगी। इधर क्या हुआ कि जो मुस्कान थी उसकी ज़िंदगी में एक दूसरे लड़के की एंट्री हो गई। लड़के का नाम था साहिल। साहिल की जब एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद दोनों बातचीत करने लगे। मुस्कान भी अकेली थी तो उसको एक मौका मिल गया। इधर साहिल इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, बस दोस्ती हुई थी। लेकिन साहिल के खिलाफ साजिश करके मुस्कान ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। दरअसल जो साहिल था वो थोड़ा सा साइको था। उसको ऐसा लगता था कि जो मेरी माँ है वो मुझसे बात करती है, हालांकि माँ की मौत हो गई थी। इधर मुस्कान को जब ये बात पता चली तो मुस्कान ने फिर ढोंग रचा। मुस्कान ने जानबूझ के एक आईडी बनाई और उस आईडी के माध्यम से ऐसा प्रिटेंड किया कि ये साहिल की मरी हुई माँ की आईडी है। उसके बाद उसने मैसेज किया साहिल की मरी माँ बन के कि बेटा जो मुस्कान है बड़ी अच्छी लड़की है, उसको छोड़ना मत। अब आमतौर पे साहिल को ये लगता था कि मुस्कान के बारे में मेरी माँ बोल रही है। इससे पहले जो साहिल था वो एक वन वे कम्युनिकेशन करता था, एक साइड से मैसेज करता था, बाकी चीज़ें महसूस करता था। लेकिन पहली बार माँ का मैसेज सामने आया, वो भी स्नैपचैट पे। साहिल पागल हो गया कि भाई मेरी माँ का आदेश है, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जब हुई, इसी के जस्ट बाद साहिल भी मुस्कान के प्यार में पागल हो गया। मुस्कान के बारे में उसकी माँ ने बोला था, हालांकि ये सॉन्ग भी मुस्कान ने रचा था। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद कमरा खाली ही था मुस्कान का, तो वहीं जाते, मिलते जुलते, बातचीत करते, तमाम वो चीज़ें करते जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होती है। इस बारे में सौरभ को भी भनक लग गई। भनक लगने के बाद सौरभ ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो फिर झगड़ा होना ही था। सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हुआ। अब चूंकि अलग अलग जगहों पे दोनों रह रहे थे तो हाथापाई का तो कोई चांस बनता नहीं था। इसी के जस्ट बाद फिर जब झगड़ा आगे बढ़ा, इधर मुस्कान सुधर नहीं रही थी तो फिर तलाक की नौबतें आ गई। जब तलाक की नौबत आई, इधर और दिक्कत हुई। तो फिर साहिल और मुस्कान ने प्लान बनाया कि सौरभ को मार देते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी और इस सब चक्करों में पड़ेंगे, वाद विवाद होगा और भी दिक्कतें होंगी, लोग हंसेंगे, जग हंसाई होगी। एक काम करते, मार देते हैं। इन्होंने प्लान बनाया। नवंबर साल 2024 से ही इन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद इन्होंने फिर साजिश रची कि कैसे मारा जाए। दिमाग में आया कि 25 फरवरी साल 2025 को, यानी अगले 2 महीने बाद मुस्कान का बर्थडे, अगर इस बर्थडे में हम सौरभ को बुला लें तो फिर काम हो सकता है। इसके बाद इन्होंने प्लान किया। उसके बाद सौरभ को बुलाया। सौरभ आता है। प्लान ये बना कि शराब में हम बेहोशी की दवा मिलाएंगे, सौरभ को पिला देंगे, सौरभ बेहोश होगा, फिर मार देंगे। पहले से ही चाकू वगैरह ला के रख दिया था। इसके जस्ट बाद फिर सौरभ आता है, लेकिन बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को शराब नहीं पीता, मना कर देता, कहता है मैं शराब नहीं पीऊँगा। अब बेहोशी की दवा शराब में और सौरभ ने शराब पी नहीं, तो फिर ये बेहोश नहीं हुआ तो फिर कत्ल करें कैसे। प्लान जो था वो ड्रॉप हो गया। प्लान ड्रॉप होने के बाद अब ये हुआ कि अगला अटैम्प्ट। तो अगला अटैम्प्ट इन्होंने 3 तारीख को किया।
दरअसल सौरभ राजपूत को कोफ्ता बड़ा पसंद था। इन्होंने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई यानी कोफ्ते में और सौरभ के सामने परोस दिया। सौरभ के सामने परोसा, सौरभ ने बड़े चाव से वो कोफ्ता खाया, उसके बाद बेहोश हो गया। जब ये बेहोश हुआ, मुस्कान ने टटोला, उसको चेक किया, हिलाया डुलाया, पता चला कि सौरभ बेहोश है। उसके बाद उसने अपने प्रेमी को बुलाया। फिर बड़े ही तांत्रिक वाले अंदाज में कत्ल हुआ। पहले सीने पे चाकू रखा, फिर हाथ से पुश किया, फिर दोनों कलाई काटी, फिर बॉडी के टुकड़े किए, गर्दन और तमाम शरीर के हिस्से जो साहिल था अपने साथ लेके चला गया। उसके बाद फिर मुस्कान डर गई। मुस्कान उस कमरे को छोड़ के साहिल के कमरे पे जाती है। अगले दिन सुबह आते हैं, फिर मुस्कान को भेजा जाता है कि जाओ तुम सीमेंट लेके आओ। ड्रम पहले से ला के रख दिया गया था। रखने के बाद फिर ड्रम में टुकड़ों को डाला जाता है, फिर सीमेंट से सील कर दिया जाता है। अगले दिन ये लोग घूमने निकल जाते हैं मनाली, उसी के पैसों पे ऐश करते हैं। फिर धीरे धीरे जब पैसे ख़त्म होते हैं, फिर मुस्कान की माँ को पता चलता है। इधर भाई को भी भनक लगती है, कुछ लोगों को बदबू फैलती है। अलग अलग थ्योरीज हैं। अब अलग अलग थ्योरीज तो हैं, लेकिन इसके बारे में अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये भी आपको लास्ट में बताऊँगा। इसके बाद पुलिस को पता चलता है, पुलिस आती है। मुस्कान की माँ के बयान पे भी, भाई के कंप्लेंट पे भी, पड़ोसियों की शिकायत पे भी 3 जगह से शिकायतें मिली थी। मुस्कान को गिरफ्तार करती है। जब पूछताछ करती है तो ये कहानी पता चली। उसके बाद फिर साहिल को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जब तबीयत से पूछताछ की तो ये पूरी कहानी इन दोनों ने कबूल दी। अब इसके बाद इनको कोर्ट के सामने पेश करना था। पुलिस पूछताछ एक दिन करती है, उसके बाद अगले दिन इनको कोर्ट के सामने लेके जाती है। जब कोर्ट के सामने लेके जाती है तो कोर्ट में पेशी के दौरान ही वकीलों का एक झुंड इनके ऊपर टूट पड़ता है। टूटने के बाद इनको बुरी तरीके से पीटता है। साहिल को भी पीटता है, मुस्कान को भी पीटता है। अच्छा, ये पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। किसी के मन में कोई सिंपैथी भी नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे दरिंदों के बारे में क्या ही कहा जाए जिन्होंने प्यार, विश्वास, रिश्तों का गला घोट दिया। इसके बाद फिर इनको पत्रकारों के सामने लाया गया। पत्रकारों ने भी खूब मजे लिए, इनके जलील किया, जितना बेइज्जत कर सकते थे वो किया। वीडियो आप देख सकते हैं। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुरा को आराम से करो। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। किसका मोबाइल है भैया, नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। हाँ ऊपर कर। चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। इसके बाद फिर इनको भेजा गया पुलिस कस्टडी में फिर से, क्योंकि पुलिस ने कस्टडी मांगी। तो जेल में इनको अलग अलग बैरक में रखा गया। ये बात जब मुस्कान को पता चली तो मुस्कान बड़ी डिस्टर्ब हो गई। वो कहने लगी कि भाई साहिल के अलग मुझको क्यों रखा जा रहा है। इधर फिर उसने माफ़ी भी मांगी, कहा मुझसे गलती हुई, मुझे अपने किए पे पछतावा है। ये तमाम चीज़ें जो एक क्राइम करने के बाद सोचता है। लेकिन अब आते हैं असली कहानी पे। इसके बाद फिर मीडिया के जो कैमरे हैं वो पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ, और दोनों घरों पे, सबसे पहले मुस्कान के घर पे और दूसरी बार सौरभ के घर पे पहुंचते हैं। मुस्कान के घर पे कैमरे जो पहुंचे थे, उसके बाद जब मुस्कान की माँ से पूछा गया और पिता से पूछा गया तो उन्होंने कुछ कुछ लाइनें बोली। मुस्कान की माँ ने और पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है वो बर्दाश्त और क्षमा योग्य नहीं है। उसने बेटे जैसा दामाद मुझसे छीन लिया और इसके बदले हम चाहते हैं कि मेरी बेटी को फांसी हो। मेरी बेटी हमेशा नशा करती थी, आदती थी ड्रग्स की, शराब पीती थी, और उसने ऐसा क्राइम, ऐसा पाप किया है कि इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ, ये माँ और पिता ने बोला कि फांसी हो। इधर माँ बाप का अपना दावा है कि जब ये बात मुझे पता चली, मेरी बेटी ने सबसे पहले मेरे आगे ही कबूला कि मैंने कत्ल कर दिया आपके दामाद का और अपने पति सौरभ का। तो माँ और पिता ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जाने के बाद उन्होंने FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद फिर ये हुआ कि मुस्कान को गिरफ्तार किया गया। ये माँ और बाप का दावा है।
इसके बाद मीडिया के कैमरे पहुंचते हैं सौरभ राजपूत की बहन और भाई के पास, यानी भाई बबलू और जो बड़ी बहन थी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ बातें बोली। बहन और भाई का अगर मिला जुला बयान आपको बता दे, जो कंक्लूड बयान है, उसके हिसाब से मुस्कान तो इस पूरे कत्लेआम में शामिल थी, साहिल ने पूरी स्क्रिप्ट रची, लेकिन इसमें मुस्कान के माँ और बाप दोनों शामिल हैं और इसके पीछे इन्होंने एक वजह बताई और ये वजह बार बार भाई और बहन ने रिपीट की। बहन का कहना है कि हमारा जो भाई है वो 60 से 70 लाख रुपए कमा चुका था और कभी कभी ये भी सुनने में आया कि 1 करोड़ रुपए कमा चुका था। अब सोचिए 20 साल का एक लड़का 29 साल में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसने अमेरिका में 1 करोड़ या फिर इनकी बयानों को माने तो 70 लाख कमा चुका था। 70 लाख रुपए में से ज़्यादातर जो रुपए थे उसने अपने सास ससुर पे खर्च किए। उनकी जो बेटियां थी वो जानबूझ के बसीभूत कर रखी थी, वश में कर रखी थी, ताकि वो तमाम पैसे अपने सास ससुर पे खर्च करें, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। और चूंकि तमाम पैसे जो हैं वो सास ससुर के पास हैं, यानी मुस्कान के माँ बाप के पास, और इस पूरे कत्लेआम में ये जो सब कुछ हुआ, इसमें पूरी साजिश में मुस्कान के माँ बाप शामिल हैं। लेकिन उनको लग गया कि अब तो हम फंस जाएंगे, तो पैसों का उपयोग कौन करेगा। तब उन्होंने कहा कि चलो अपनी बेटी को बलि का बकरा बनाते हैं और बकरा बनाने के बाद उनको फंसा देते हैं। ये बहन का बयान है। बीच में एक थ्योरी आई थी कि भाई ने कहा कि सबसे पहले मैंने कंप्लेन की थी। भाई ने इस थ्योरी से डिनाई कर दी। इतनी तमाम बातें भाई ने भी बोली कि पैसे का मामला, लेकिन फिर एक बात बोली कि मुझे भी आसपास के लोगों से ही पता चला कि कोई सौरभ नाम का लड़का है जो फलानी गली में रहता है और उसका कत्ल हो गया। ये बात जब मुझे पता चली तब मैं भाग के गया और जाने के बाद वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस आई और जांच पड़ताल कर रही। और एक बात पता चली कि भाई मोहल्ले में कुछ बदबू भी फैली थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की थी, इधर माँ बाप ने भी कंप्लेन कर दी। तो इसके बाद फिर ये तमाम थ्योरी खुली पुलिस के सामने। अब यहाँ पे आप इधर लड़की के पक्ष और लड़के के पक्ष के बयानों को कंपेयर करें। लड़के के पक्ष के बयान में बस एक लाइन सबसे ज़्यादा उपयोग हुई है और ये मैंने कमेंट में भी देखा कि तमाम लोगों ने नोटिस की। चूँकि जो कैमरामैन थे और जो संवाददाता थे, ये आज तक पे काम करते, उस्मान चौधरी बड़े अच्छे पत्रकार हैं, मेरठ साइड की खबरों को बड़ा अच्छा कवर करते हैं। उस्मान चौधरी ने जब पूछा बहन से और भाई से, तो इन्होंने बार बार एक लाइन बोली कि मेरे भाई ने खूब पैसे कमाए थे और उस पैसे पे इन लोगों ने खूब ऐश की थी। उस पर कुछ लोगों ने जो कमेंट किया, और ये कमेंट आम जनता की आवाज़ है, उस पर उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, आपके बेटे ने शादी कर ली थी, शादी करने के बाद एक बिटिया हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो किराए के कमरे में रह रहा था। आपने कभी ये नहीं कहा कि आओ और हमारे साथ रहो। कुछ भी था, वो था आपका भाई और आपका बेटा ही। इधर सौरभ के भाई बबलू से जब पूछा गया कि आपका भाई क्या जॉब करता था अमेरिका में, तो बबलू ने कुछ खास बताया नहीं। बबलू ने कहा मुझे नहीं पता, चूँकि मेरी बात नहीं होती थी। तो अगर आपके परिवार से सोचिए, आपका कोई भाई है, वो आपसे बात नहीं करता, आपके माँ बाप आपको स्वीकार नहीं रहे, तो आप जो पैसा कमाएंगे किस पे खर्च करेंगे? आदमी पैसा कमाता है तो खर्च करने के लिए। और अगर माँ बाप पत्नी के ही अच्छे हैं, वो आपसे संबंध अच्छा रख रहे हैं, तो फिर आप इस बात से तो उनको किनारे नहीं कर सकते कि भाई तुमसे मेरा डीएनए वाला रिलेशन नहीं है, आप मेरे बायोलॉजिकल मदर फादर नहीं है। अगर यही आधार है तो फिर इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर खर्चा ही ना करे। और अगर एक भाई और एक बहन को, एक माँ बाप को ये तक नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, या फिर कौन सी जॉब करता है, उसकी मर्जी से शादी करने गए लेकिन आपकी उसकी मर्जी के खिलाफ जाके उसकी शादी नहीं करवाई, फिर उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आपने उसका बहिष्कार कर दिया। और फिर आपके दिमाग में और आपके बयान में बस एक ही चीज़ है कि 50-60 लाख रुपए, 50-60 लाख रुपए उसने कमाए थे और ये 50-60 लाख रुपए अपने सास ससुर को दे दिए। तो भाई उसका पैसा उसकी मर्जी हो, चाहे जिसको दे। इधर एक माँ बाप है जो अपनी बेटी के सामने लगातार खुद कह रहे हैं कि उसको फांसी दे दो, और अगर माँ बाप का नाम इसमें शामिल होता तो मुस्कान अगर देखती कि भाई मुझे ही बलि का बकरा मेरे बाप ने बना दिया, मेरी माँ ने बना दिया, तो रिश्तों का कत्ल करना मुस्कान से अच्छा कौन जानता है। तो अगर वो अपने पति का कत्ल कर सकती है तो अपने माँ बाप का नाम भी बड़े आराम से ले सकती है कि नहीं, ये प्लानिंग तो मेरे माँ बाप की थी। बहरहाल वजह चाहे जो हो, लेकिन बड़ा दुख और बड़ा अफसोस है इस बात पे कि ये पूरी कहानी न्याय और इन तमाम चीज़ों से हट के चंद पैसों पे आके अटक गई। चंद पैसों पे बार बार बयान पे मैंने देखा, आप भी वीडियो अगर सर्च करेंगे यूपी तक पे है, अलग अलग और चैनलों पे है,
खासकर अगर आप यूपी तक पे देखेंगे तो वहाँ के बयान में ये कमेंट बार बार डोल रहा था कि पैसे का चक्कर, माँ बाप की आंखों में आंसू तक नहीं, भाई को नौकरी के बारे में नहीं पता कि मेरा भाई क्या करता था, और लास्ट में बस पैसा पैसा। कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई सरकमटेंशियल एविडेंस भी नहीं, यानी पारिस्थितिजनक साक्ष्य भी नहीं कि लड़के के सास ससुर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट्स था, लेकिन फिर भी नाम डाल दिया गया। तो मुझे लगा एक एंगल ये भी आपको ये बताना चाहिए कि परिवार में भी ये चीज़ें चल रही हैं अभी, और साथ मिलकर लड़ने से शायद न्याय जल्दी मिलता, लेकिन आपस में मतभेद है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनना चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।